बच्चों, मोटिवेशन थ्योरी जो है इस थ्योरी में हम लोगों को मोटिवेशन जो थ्योरी है इसकी 3 राइटर के बारे में आपको पढ़ना है और एग्जाम में इसमें से आएगा। एक मैस्लो है, एक हर्ट्जबर्ग है और एक आपका जाके थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है। तो मैं तीनों थ्योरी को आपको डिस्कस करता हूँ, इसे आप नोट तैयार कर लेना। सबसे पहले मैं हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। इस थ्योरी में इस राइटर ने सिर्फ 2 फैक्टर के बारे में डिस्कस किया है। इस फैक्टर का नाम है बेटा मोटिवेटर हाइजन थ्योरी या 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी कि इन्होंने 2 फैक्टर के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। पहले पढ़ते हैं क्या सेंटेंस है। नाइनटीन 1959 में फ्रेडरिक्स हर्ट्जबर्ग जो है वो बिहेवियरल साइंटिफिस्ट है, जाने कि उन्होंने साइंटिफिक्स है, जाने कि इन्होंने बिहेवियर के ऊपर स्टडी किया है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी को प्रपोज किया, हम लोग के सामने रखा, जिसका दूसरा नाम है मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग, इनके मुताबिक देयर आर सम जॉब फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन। बोल रहा है कि काम के दौरान कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं लेबर को, वाइल द अदर जॉब फैक्टर, जबकि दूसरे जो जॉब फैक्टर हैं वो डिससेटिस्फैक्शन को रोकने का काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग, द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नो सेटिस्फैक्शन एंड द अपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज नो डिससेटिस्फैक्शन। ये वर्ड हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ये इनका कहना है। इनका कहना क्या है? द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी सेटिस्फैक्शन का अपोजिट होता है नो सेटिस्फैक्शन, ये कह रहे हैं। तो यानी कि इनका पहला काम है सेटिस्फैक्शन करना और नो सेटिस्फैक्शन को रोकना। अपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन का होता है नो डिससेटिस्फैक्शन, ये कह रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू हिम, इनके मुताबिक फर्स्ट फैक्टर जरूरत पड़ती है जॉब के समय, जो सेटिस्फैक्शन देने का काम करती है, और अदर फैक्टर जो होती है वो डिससेटिस्फैक्शन को रोकने का काम करती है। अब हम देखते हैं कि इनके मुताबिक कौन कौन से फैक्टर हैं। पहली जो फैक्टर है उसे कहा गया है हाइजीन फैक्टर। पहली जो फैक्टर है बेटा उसे कहा गया हाइजीन फैक्टर। ये हम लोग के इंपॉर्टेंस है। हाइजीन फैक्टर आर दोज फैक्टर विच आर इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मोटिवेशन एट वर्क प्लेस। यानी कि हाइजीन जो है एक ऐसी फैक्टर है जो काम के समय, जो मजदूर काम करते हैं उनके समय इनकी जरूरत पड़ती है। दिस डू नॉट लीड टू पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म। वो कह रहे हैं कि इस तरह के फैक्टर लंबे समय तक पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन नहीं देती हैं। मतलब लंबे समय तक ये फैक्टर जो है सेटिस्फैक्शन देने का काम नहीं करती है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म तक सेटिस्फैक्शन देती हैं। बट इफ दिस फैक्टर आर एब्सेंट, अगर ये फैक्टर ना हो, if this factor absent, if this factor are non-existence at a workplace, they lead to dissatisfaction. अगर ये ना रहे काम के समय तो क्या पैदा हो जाएगी? डिससेटिस्फैक्शन। तो यानी कि अगर हम लोग इस पूरे इंग्लिश को यहाँ पर फार्मूले के तौर पे हम इसको देखें तो हम ये क्या देख रहे हैं बच्चों की जो हाइजीन फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर्स ये जरूरी हम लोग के लिए आर नीडेड एट वर्क प्लेस, राइट।
जहां काम होगी वहां हाइजीन फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। क्लियर बच्चों? बट दिस फैक्टर प्रोवाइड शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म नहीं सेटिस्फैक्शन देके ये हम लोग को सेटिस्फैक्शन देता है शॉर्ट टर्म। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये तो हमने हाइजीन फैक्टर के बारे में लिख दिया, लेकिन अगर ये ना हो तो इन द absence of these factors, अगर ये फैक्टर ना हो तो क्या हो बच्चों? हाइजीन फैक्टर्स आल्सो कॉल्ड, हाइजीन फैक्टर को हम लोग डिससेटिस्फैक्टरी या मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं, ये बात याद रखिए। दे आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड द डिससेटिस्फैक्शंस, इसका मेन काम होता है डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करना। दिस फैक्टर डिस्क्राइब द जॉब इन्वायरमेंट, इस फैक्टर हमेशा जॉब इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। The hygiene factors symbolize the psychological needs which the individual wanted and expected to be fulfilled. Hygiene factor includes, तो हाइजीन फैक्टर का मतलब हुआ बेटा डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करना, एक अच्छा जॉब इन्वायरमेंट क्रिएट करना, और इनके अंदर शामिल होते हैं ये सभी चीज़ें। तो इसके जगह हम जो नोट लिख रहे हैं आप वो नोट जरूर लिख लीजिएगा। हाइजीन फैक्टर्स required to avoid dissatisfactions and create job environment. जॉब इन्वायरमेंट्स, ये बातें हाइजीन फैक्टर के बारे में इंपॉर्टेंस है कि हाइजीन फैक्टर का मेन मकसद होता है डिससेटिस्फैक्शन को ख़त्म करना, एक अच्छा काम करने का इन्वायरमेंट को तैयार करना। अब इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है पे। पे मतलब होता है मजदूर जो काम करते हैं उनको जो सैलरी मिलती है उनको कहते हैं पे। सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल्स, यानी कि हमारे जो राइटर साहब है हजर वर्ग, वो कह रहे हैं कि जो सैलरी होती है उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। इसका मतलब सटा जितना होना चाहिए उसके काम के हिसाब से उसे अप्रोप्रिएट कहेंगे, और रीजनेबल का मतलब होता है कि फेयर होना चाहिए। It must be equal and competitive to those in the same industry in the same domain.
ये कह रहे हैं कि ये हमेशा इक्वल होना चाहिए और किसके बराबर होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव टू दोस इन द सेम इंडस्ट्री इन द सेम डोमेन। तो अगर इसको हम लोग शॉर्टकट की में लिखे इस पॉइंट को, तो जो सैलरी है सैलरी वो शुड बी फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। और इट मस्ट बी इक्वल। It must be equal it must be equal must be equal to competitive industry. Competitive same industry. सेकेंड पॉइंट है कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। द कंपनी पॉलिसी शुड नॉट बी टू रिजिड। पहला बात है, कंपनी की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो ज़्यादा फिक्स नहीं चाहिए, नॉट रिजिड। रिजिड मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए बेटा। दिस शुड बी फेयर एंड क्लियर। कंपनी की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो फेयर और क्लियर होनी चाहिए। इट शुड बी इंक्लूड द फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। इसके अंदर हमेशा वर्किंग आवर के बारे में मेंशन होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, ब्रेक टाइम होना चाहिए, वैकेशन होना चाहिए, ETC, ये सभी चीज़ें शामिल होना चाहिए। तो हम लोग का पहला फैक्टर था पे, जो हम आपको बता दिए। पे का मतलब है सैलरी स्ट्रक्चर, और वो हमेशा फेयर और रीजनेबल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के बराबर। कंपनी की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का मतलब हुआ कि कंपनी का जो पॉलिसी है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और वो हमेशा फेयर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर हमेशा इंक्लूड होना चाहिए वर्किंग आवर, ड्रेस कोड, इसके अलावा ब्रेक टाइम, वैकेशन, ETC। तो बच्चे इसमें हम लोग को जो मेन पॉइंट लिखना है वो ये है, फेयर एंड क्लियर। इसके अंदर ब्रेक टाइम होना चाहिए, वैकेशन होना चाहिए और ड्रेस कोड होना चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है वो है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कंपनी अलग से कोई फैसिलिटी अगर देता है तो उसे कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट। द एम्प्लॉय शुड बी ऑफर्ड हेल्थ केयर प्लान, बेनिफिट फॉर फैमिली मेंबर, एम्प्लॉय हेल्प प्रोग्राम, ETC। तो फ्रिंज बेनिफिट का मतलब यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड medical facilities, medical facility to the employee। देना and member of the employee। इनको कहेंगे फ्रिंज बेनिफिट। फिजिकल वर्किंग कंडीशन। द वर्किंग कंडीशन शुड बी सेफ, क्लीन एंड हाइजीन होना चाहिए, यानी कि मजदूर जहाँ काम करते हैं वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और किसी भी तरीका से जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है। द वर्क इक्विपमेंट शुड बी अपडेट, मतलब जो वर्किंग में मशीन यूज हो रही है वो मशीन हमेशा अपडेट हो।
अच्छा मेंटेनेंस हो, ये सभी होती है फिजिकल वर्किंग कंडीशन में। स्टेटस, द एम्प्लॉय स्टेटस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फैमिलियर एंड रिटेन, यानी कि मजदूर को जो पोस्ट दिया गया है वो पोस्ट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में फैमिलियर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए सबके लिए, और वो हमेशा रिटेन होना चाहिए, ये नहीं कि उनके चेंज करते रहना चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशन, रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉय विद हिज पीयर, रिलेशनशिप हमेशा एम्प्लॉय और उसके पीयर के बीच होना चाहिए। सुपेरियर सबऑर्डिनेट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट को हमेशा अप्रोप्रिएट होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमिलिएशन एलिमेंट प्रेजेंट, किसी भी तरीका का कोई उन लोग के बीच में मारपीट नहीं होना चाहिए और ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए, किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते आप। जॉब सिक्योरिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइडेड द जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी देना जॉब के समय कि वो जो काम कर रहे हैं उनको काम से निकाला नहीं जाएगा। अब हम इस सभी पॉइंट, तो बेटा इसका समरी को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो पहला पॉइंट था पे, पे के अंदर हमको जानना था सैलरी के बारे में। तो इस हमारे जो राइटर है वो कहते हैं सैलरी स्ट्रक्चर हमेशा फेयर और रिजनेबल होना चाहिए और ये हमेशा इक्वल होना चाहिए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के बराबर। मतलब अगर हम ए में काम कर रहे, कोई मेरा कॉम्पिटिटर काम कर रहा, जो बी में मिल रहा वही ए को मिलना चाहिए। कंपनी की पॉलिसी जो है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, नॉट रिजिड, कंपनी की पॉलिसी रिजिड नहीं होनी चाहिए, फिक्स नेचर की नहीं होनी चाहिए, उसमें टाइम टू टाइम उसमें कम से कम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो रिजिड नहीं होना चाहिए लेकिन फ्लेक्सिबल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए पॉलिसी। इसके अंदर इंक्लूड होती है, इस पॉलिसी के अंदर वर्किंग आवर के बारे में बात होनी चाहिए, ड्रेस कोड के बात होनी चाहिए, वैकेशन की बात होनी चाहिए और काम के दौरान ब्रेक कब मिलेगा इसके बारे में, इस पॉलिसी के बारे में बात होनी चाहिए। फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट का मतलब है मेडिकल फैसिलिटीज, ये हमारे कंपनी के और ये एम्प्लॉय है, इसको मेडिकल फैसिलिटी कंपनी देगा एम्प्लॉय को और साथ में फैमिली मेंबर को भी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिजिकल वर्किंग कंडीशन, मजदूर जहां काम करेंगे वो जगह हमेशा सेफ होनी चाहिए, उसके बाद क्लीन होनी चाहिए और हाइजीन, जो वर्क इक्विपमेंट है जिसके जरिए काम हो रही है वो अपडेट होनी चाहिए, हमेशा रिपेयर होनी चाहिए और मेंटेनेंस होना चाहिए। स्टेटस, एम्प्लॉय जो काम करे उनकी स्टेटस जो होती है फैमिलियर होनी चाहिए, नॉट फ्लेक्सिबल, हमेशा उसके स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशन, सुपेरियर जो कंपनी के हेड है और जो लेबर है उन लोग के बीच हमेशा इंटरपर्सनल रिलेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब है कि सुपेरियर उसको समझ सके और सबऑर्डिनेट उसको समझ सके, उन लोग के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये हाइजीन फैक्टर के 4-5 पॉइंट है जो यहाँ मैंने लिखा था, उसी को मैंने फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकेंड फैक्टर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ है बेटा। ये सेकेंड फैक्टर्स, इसे कहते हैं मोटिवेशनल फैक्टर, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हर्जबर्ग थ्योरी जो मोटिवेशन की उसकी 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर ऑफ थ्योरी है, एक है हाइजीन फैक्टर, एक है मोटिवेशनल फैक्टर। ये है मोटिवेशनल फैक्टर। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग, हाइजीन फैक्टर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए मोटिवेटर, मतलब हाइजीन फैक्टर को मोटिवेटर फैक्टर नहीं कह सकते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर यील्ड द पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, ये जो फैक्टर है वर्कर को पॉजिटिव
दिस फैक्टर इनहेरेंट टू वर्क, ये फैक्टर हमेशा वर्क के साथ जुड़ा रहता है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। दिस फैक्टर मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर सुपेरियर परफॉर्मेंस। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मोटिवेशनल फैक्टर जो है, मोटिवेशनल फैक्टर मोटिवेशनल फैक्टर जो है, इसमें हम लोग को अभी एक बात मिला कि ये पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन देते हैं। दूसरा ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं टू जॉब, पूरा करने के लिए ये मोटिवेट करते हैं। ऐसे फैक्टर को कहा गया सर्टिफैक्टरी, सर्टिफायर। ऐसे फैक्टर, दिस फैक्टर इन्वॉल्व द परफॉर्मिंग द जॉब एम्प्लॉय, ये तो ऊपर में बोल ही दिया गया है, बस ये सब बेकार है, इस सब को कोई जरूरत नहीं है, बस ये लिखेंगे मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है। तो बेटा हम लोग मोटिवेशनल फैक्टर के बारे में ये लिखेंगे कि सर ये पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन हमें देता है और ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, जो यहाँ लिखे गए थे काम को पूरा करने में। अब आइए इसमें देखते हैं क्या। पहला पॉइंट है इसमें, एक नंबर, रिकॉग्निशंस, पहचान। द एम्प्लॉय शुड बी प्राइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर अकॉम्प्लिश्ड बाय द मैनेजर। ये बड़ी अच्छी बात कहा गया है कि एम्प्लॉय शुड बी प्राइज। एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, लोग उस करें, उसकी पहचान बने। क्यों पहचान बने? फॉर दियर अकॉम्प्लिशमेंट, उसने जो काम पूरा किया है उसके लिए बने। पहचान बनाए कौन? मैनेजर। दूसरा है सेंस ऑफ अचीवमेंट। द एम्प्लॉय मस्ट हैव, ये सेकेंड पॉइंट है, एम्प्लॉय मस्ट हैव अ सेंस of achievement. This depend on a job. There must be fruit of some sort of job. एम्प्लॉय चाहता है कि उसके अचीवमेंट हो, दिस डिपेंड ऑन जॉब, और ये काम के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रोथ, तीसरा नंबर है ग्रोथ, ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी। देयर मस्ट भी ग्रोथ होनी चाहिए, एडवांस अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा कि वो काम अच्छा से करे। चौथा नंबर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एम्प्लॉय मस्ट होल्ड देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। द मैनेजर शुड बी गिव देम द ओनरशिप ऑफ द वर्क, दे शुड बी मिनिमाइज द कंट्रोल बट रिटेन द अकाउंटेबिलिटी। पांचवा पॉइंट जो है बच्चों, वो है मीनिंगफुल ऑफ द वर्क। द वर्क इटसेल्फ शुड बी मीनिंगफुल। जो काम हो रहा है वो हमेशा उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए एम्प्लॉय को, ताकि वो परफॉर्म करे एंड गेट मोटिवेट, और वो मोटिवेट हो सके। तो ये चार तो हम लोग का जो पॉइंट है बच्चों, ये चारों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर एक एक करके हम बताते हैं कि यहाँ टीचर कहना क्या चाह रहा है। यहाँ टीचर कहना चाह रहा है कि एम्प्लॉय की तारीफ होनी चाहिए, ये पहली पॉइंट। दूसरी होनी चाहिए उसकी पहचान, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए,
उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, वो काम पूरा कर लेंगे। अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब हुआ रिवार्ड मिलना चाहिए, टारगेट पूरा करना चाहिए, और प्रमोशन भी मिलना चाहिए। ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, बेटा यह ग्रोथ का मतलब हुआ बेटा इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी स्किल वो इम्प्रूव होना चाहिए एम्प्लॉय का, और उसका प्रमोशन भी होना चाहिए इफिशियंसी के आधार। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर को देनी चाहिए। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वर्कर को देनी चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर कंप्लीट करे टास्क को। मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क, तो इसमें सिंपल है, वर्क जो होनी चाहिए उसकी मीनिंग होनी चाहिए, उसकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, चैलेंजिंग होनी चाहिए। ये सब पॉइंट फर्स्ट आपको लिखना होगा। बच्चों इसकी कॉपी कर लीजिए और इसको तैयारी कर लीजिए। ये फॉर्मूला जरूर लिखिए ताकि आपको याद रहे, आने का चांस है।